नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सुपर पावर देश अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर जब से जहां ट्रंप ने शपथ ली है, तब से दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। तमाम मुद्दों को लेकर ट्रंप के बेबाक फैसलों ने पूरी भू राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। क्या यूक्रेन, क्या हमास, ग्रीनलैंड, यूरोप, ट्रंप ने सबको पैरों तले जमीन खिसका दी है। ट्रंप के फैसलों ने भारत में भी सियासत गरमाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। देखें रिपोर्ट। ये मंजर तो हर भारतीय के जहन में कुंडली मार कर बैठा ही होगा, जब ट्रंप के एक फैसले की वजह से 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों पर गाज गिरी थी, जिनमें से पहली बार में 200 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका डिफेंस प्लेन में भारत वापस भेजा गया था। जिसके बाद भारतीय राजनीति में भूचाल मच गया। विपक्ष ने सरकार पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विपक्ष ने ट्रंप के इस फैसले को भारत सरकार की विदेश नीति का फेल्योर बताया दिया था। हरियाणा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गुजरात का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुस्तानियों को जिस तरह से इंसल्ट किया गया, जिस तरह से ह्यूमिलेट किया गया, जिस तरह से चेन पिलाया गया और जिस तरह से चेन पिलाकर बेइज्जती कर भेज रहे हैं। मेरा सवाल ये है, क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास एक एरोप्लेन नहीं थी, एक एयरक्राफ्ट नहीं थी अपने लोगों को लाने के लिए? मेरा सवाल ये है, क्या प्रधानमंत्री जो सवाल नहीं जाएगा। भारत का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अमेरिका के सामने घुटना टेक रहे हैं, घुटना टेकना बंद करें और सम्मान पूर्वक प्रवासी मजदूरों को अपने देश में लाया जाए। हम आजाद मुल्क के निवासी हैं और इस आजादी के लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और यह हथकड़ी और बेड़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत में लगातार बढ़ती इस चिंगारी को देख विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर देश की संसद में भारत का पक्ष रखा। Honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on crackdown, strong crackdown on the illegal migration industry. लेकिन देश का विपक्ष यही नहीं रुका। उसने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया। नहीं बोलते, देखो मोदी जब वहां पर गए हैं वो बातचीत कर लेंगे और कौन से इश्यूज पे वो बात करेंगे हमको तो मालूम नहीं है। और दूसरी चीज, मोदी जी जब हमेशा जाते हैं वो खुद बोलते हैं कि हमारा दोस्त है। आपकी बात सुनता है तो लोगों को बगैर पूछे क्यों डिपोर्ट कर रहा है? इतने लोग आ रहे हैं और किसके हाथ में पैर में बेड़ी है, उसके अलावा कि रेगुलर जांच, जो रेगुलरली जो फ्लाइट है हमारी, उस फ्लाइट पैसेंजर फ्लाइट में लाने का छोड़ के वो गुड्स कैरी करने वाले फ्लाइट्स में ला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा दोस्त
हमारे लोगों को ऐसा ट्रीट कर रहा है गुलामों के जैसा। कम से कम मोदी को इस बारे में सोच होना चाहिए। और पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे और तमाम मुद्दों पर ट्रंप से चर्चा करके वापस आए, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है। उसने गौतम अडानी के सवाल पर पीएम की चुप्पी को भी अपना मुद्दा बना लिया। Mr. President, can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद पर शपथ लेने से पहले ही अपनी मंशा साफ कर दी थी। उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान किया था कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे, दुनिया में चल रहे तमाम युद्धों को बंद करा देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने जो कदम उठाए वो बेहद ही चौंकाने वाले थे। हालांकि यूक्रेन के मुद्दे पर ट्रंप शुरू से ही अमेरिका की तरफ से दी जा रही मदद के खिलाफ थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद ट्रंप अपने बेबाक अवतार को छोड़कर व्यापारियों की तरह सौदेबाजी करने पे उतर आए। तुम मुझे खनिज दो, मैं तुम्हें सहायता दूंगा। बिल्कुल यही शब्द थे डोनाल्ड ट्रंप के जब उन्होंने यूक्रेन को सहायता देने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सरकार ने पहले ही यूक्रेन की मदद के लिए कई बिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए हैं, लेकिन अब अगर वो यूक्रेन की मदद करेंगे तो उन्हें बदले में यूक्रेन से भी फायदा मिलना चाहिए। यूक्रेन के लिए यहां तक तो फिर भी ठीक था और शायद यूक्रेन किसी तरह से कड़वा घूंट पी भी जाता, लेकिन हाल ही में अमेरिका और रूस ने सऊदी में जो किया वो देखकर जेलेंस्की की आंखें फटी की फटी रह गई। Support a Ukrainian aid bill if the speaker was to move forward with it? We're looking at it right now, and they're talking about it, and we're thinking about making it in the form of a loan instead of just a gift. We keep handing out gifts of billions and billions of dollars, and we'll take a look at it. But much more importantly to me is the fact that Europe has to step up and they have to give money. They have to equalize. If they don't equalize, I'm very upset about it. I want to have our money secured because we're spending hundreds of billions of dollars. And, you know, they may make a deal, they may not make a deal, they may be Russian someday, or they may not be Russian someday, but we're going to have all this money in there. And I say, I want it back. And I told them that I want the equivalent, like $500 billion worth of rare earth. And they've essentially agreed to do that. So at least we don't feel stupid. अपने इस बयान से ट्रंप अप्रत्यक्ष रूप से यही कहना चाहते थे कि यूक्रेन में जो दुर्लभ खनिजों का भंडार है उस पर अमेरिका का अधिकार अगर यूक्रेन को स्वीकार हो तो अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए तैयार है। हालांकि यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों के ज्यादातर हिस्सों पर पहले ही रूस का कब्जा हो चुका है और शायद इसीलिए अमेरिका की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका को यही लगता है कि अगर यूं ही चलता रहा तो आने वाले समय में बचे हुए हिस्से पर भी रूस का कब्जा हो जाएगा। रूस और अमेरिका के इस बयान और मिलने से जहां आपको बता दें कि दुनिया के मुद्दे भी गर्मा गए, लेकिन एक और चीज जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी वो है रूस और यूक्रेन के मिलने की जगह। दरअसल रूस और अमेरिका सऊदी में मिले थे और इस घटना के बाद अमेरिका और सऊदी के संबंध में जो एक बार फिर से दुनिया भर में तमाम कयास लगाने शुरू हो गए। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए यूं तो पूरी दुनिया सालों से बात कर रही है, चाहे G7 बैठक के दौरान चर्चा हो, इंडोनेशिया में G20 में हुई चर्चा हो या तमाम अन्य देशों का हस्तक्षेप, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पार। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू हुए 3 साल पूरे हो गए, लेकिन अभी भी कभी रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है और कभी यूक्रेन रूस पे बम फोड़ देता है। 22 फरवरी को 30वीं सालगिरह भी दोनों देशों ने एक दूसरे पर ड्रोन हमले करके मनाई। इस बीच अमेरिका और रूस की बैठक ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। दरअसल रूस और अमेरिका ने बिना यूक्रेन को बुलाए ही रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर द्विपक्षीय वार्ता कर ली। शायद इसके पीछे वजह रही हो जेलेंस्की की 10 सूत्री मांग। आपको बता दें कि जब भी रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की बात की जाती थी तब तक जेलेंस्की अपने 10 सूत्री मांग पेश कर देते थे और इसी मांग पर रूस राजी होने को तैयार नहीं होता था और बात हर बार अधर में लटक जाती थी और शायद यही वजह थी कि यूक्रेन को दरकिनार कर अमेरिका और रूस सऊदी में मिल गए।
एक समय पर दुनिया भर में राज करने वाला यूरोप अब अमेरिकी के वर्चस्व के सामने कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को खोजता हुआ नजर आ रहा है। भू राजनीति में अगर देखें तो सभी यूरोपीय देशों को अमेरिका के पिछलगू के तौर पर गिना जाने लगा। कारण भी लाजमी है क्योंकि अक्सर सभी यूरोपीय देश अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए देखे जाते हैं, लेकिन ट्रंप के एक ऐलान ने सभी यूरोपीय देशों को अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाने पर विवश कर दिया। वो क्या वजह है, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और सऊदी के बीच रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे थे, लेकिन बाइडेन के एक ऐलान की वजह से उनके बीच दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि सऊदी खुलकर अमेरिका के विरोध में आ गया था। दरअसल जमाल खशोगी हत्याकांड के वक्त अमेरिका में ट्रंप की ही सरकार थी और उन्होंने प्रिंस सलमान को किसी भी तरह की कार्रवाई न किए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाइडेन ने चुनाव ही इसी मुद्दे पर लड़ा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो जमाल खशोगी की हत्या मामले की जांच कराएंगे, जिसके बाद से सऊदी और अमेरिका के रिश्ते काफी बिगड़ गए थे। उनके बीच खटास इस कदर बढ़ गई थी कि प्रिंस सलमान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं थे। आपको बता दें कि जमाल खशोगी सऊदी अरब के एक चर्चित पत्रकार थे। जमाल खशोगी सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की नीतियों के मुखर आलोचक थे। कथित तौर पर वो सऊदी में परिवर्तन लाना चाहते थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने दोस्तों और कुछ रिपोर्टर्स को बताया था कि वो सऊदी में अब सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं और इन्हीं सब के बीच उन्होंने सऊदी छोड़कर अमेरिका में रहना शुरू कर दिया था। लेकिन 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल में सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में खशोगी की हत्या कर दी गई थी। खशोगी की हत्या के तार कहीं न कहीं सऊदी अरब के प्रिंस से जोड़े जा रहे थे, जिसको लेकर बाइडेन के शासनकाल में अमेरिका और सऊदी आमने सामने आ गए थे और उसके बाद से आलम यही था कि किसी भी समझौते या द्विपक्षीय वार्ता के लिए गल्फ कंट्रीज में कतर को चुना जाता था। लेकिन साल बदला और अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार है, साथ ही सऊदी और अमेरिका के बीच एक बार फिर आधी कटी रोटी वाले रिश्ते हो गए। हालांकि यूरोपीय देशों को खिलाफ जाता देख अमेरिका ने अभी तक दोबारा ग्रीनलैंड वाली बात नहीं दोहराई है, लेकिन कनाडा और ग्रीनलैंड के बाद ट्रंप पहुंच जाते हैं यूक्रेन और यूक्रेन से अमेरिकी मदद के बदले दुर्लभ खनिज वाले क्षेत्रों में अधिकार की मांग की। और अब सवाल ये उठता है कि पहले ग्रीनलैंड पर कब्जे की मांग और फिर यूक्रेन, क्या दोनों के बीच ऐसा कुछ है जिसकी वजह से अमेरिका कब्जे के लिए बेताब है? ट्रंप बहुत पहले से ये घोषणा कर रहे थे कि वो कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिला लेंगे, लेकिन इसी बीच यूरोपियन यूनियन मिलिट्री चीफ ने एक बयान दिया जिसमें पूरी भू राजनीति की दिशा और दशा बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाकर यूनाइटेड स्टेट्स में शामिल कर लेंगे और उसका राज्यपाल वो जस्टिन ट्रूडो को बना देंगे। ट्रंप के इस ऐलान का असर कनाडा की राजनीति में इस कदर देखने को मिला कि कनाडा के कई अधिकारी समेत खुद प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि वो ग्रीनलैंड को यूनाइटेड स्टेट्स में मिला लेंगे, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन और यूरोपीय देश खुलकर अमेरिका के खिलाफ आ गए थे। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड आधिकारिक रूप से डेनमार्क के कब्जे में है और डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद यूरोपियन यूनियन मिलिट्री चीफ रॉबर्ट ब्रिगर का बयान सामने आया, जिसके बाद से दुनिया में एक और युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। दरअसल यूरोपियन यूनियन के मिलिट्री चीफ ने कहा कि हम भी ग्रीनलैंड में सेना तैनात करेंगे। बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई जनरल रॉबर्ट ब्रिगर ग्रीनलैंड को सिक्योरिटी देने वाली सैन्य समिति के प्रमुख है। हालांकि जनरल रॉबर्ट ब्रिगर ने ग्रीनलैंड में सेना तैनात करने का अपना अलग कारण बताया था। जलते घर को देखने वालों, पूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरे नंबर अब आया है। मेरा कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। शायद यही बोला होगा जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों को जब अपनी आप बीती सुनाकर उन्होंने अमेरिका के कारनामों के बारे में यूरोपीय देशों को इत्तला की होगी। हालांकि यूरोपीय देश भी इससे अनजान नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी अमेरिका के दोहरे मापदंडों का शिकार हुए हैं। ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह है जहां अभी तो महज बर्फ जमी रहती है, लेकिन वहां पिघलती बर्फ की चोटियों के नीचे कई महत्वपूर्ण खनिज हैं। ये महत्वपूर्ण और दुर्लभ खनिज ही वो वजह है जिसके लिए अमेरिका पहले ग्रीनलैंड और अब यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर अधिकार चाहता है। हालांकि अमेरिका के मंसूबे ना ही यूक्रेन में कामयाब होते दिख रहे हैं और ना ही डेनमार्क में हुए थे। दरअसल अमेरिका डेनमार्क को यह डर दिखा रहा था कि रूस और चीन की ग्रीनलैंड पर नजर है और वहां पाए जाने वाले खनिजों को देखते हुए किसी भी तरह से इसे हथियाना चाहते हैं। हालांकि डेनमार्क ने अमेरिका के तमाम प्रयासों के बावजूद भी अमेरिका के साथ आने से मना कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने डेनमार्क को टैरिफ का डर दिखाया। हालांकि उसका भी डेनमार्क पर कोई असर नहीं देखने को मिला और डेनमार्क के पीएम ने जवाब दिया कि वो बिकाऊ नहीं है जो बिक जाएंगे।
इतना ही नहीं, डेनमार्क ने ट्रंप की धमकी के बाद ग्रीनलैंड में अपने रक्षा बजट को भी दोगुना कर दिया था, जिससे साफ जाहिर हो गया कि डेनमार्क किसी भी स्थिति में समझौते के मूड में नहीं है। और हाल फिलहाल में जेलेंस्की के रवैये से भी यह स्पष्ट हो रहा है कि अमेरिका की दाल यहां भी नहीं गलने वाली। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए यूक्रेन ने भी हाथ पैर मारने और जेलेंस्की यूरोप जा पहुंचे। यूं तो दुनिया ट्रंप को उनके बेबाक अंदाज के लिए जानती है, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि ट्रंप के इस बार सत्ता में आते ही इस कदर हड़कंप क्यों मचा हुआ है। ट्रंप का ये पहला कार्यकाल तो नहीं, इससे पहले भी ट्रंप 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन उस दरमियान इस तरह का भूचाल देखने को नहीं मिला जितना इस कार्यकाल के शुरुआती चंद दिनों में देखने को मिल रहा है। यूक्रेन तुम संघर्ष लो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये बाइडेन के बोल थे जब वो सत्ता में थे। हालांकि ट्रंप ने सत्ता में आते ही इस नारे को बदल दिया और उन्होंने यूक्रेन को साफ संदेश दिया कि तुम मुझे खनिज दो, मैं तुम्हें सहायता दूंगा। ट्रंप इस कदर व्यापारी बन गए कि उन्होंने यूक्रेन से खनिजों पर अधिकार की स्वीकारता न मिलने पर यूक्रेन से बाइडेन के शासनकाल में दी गई सहायता राशि को वापस मांगने की बात तक कह डाली। और अगर जेलेंस्की अमेरिका की बातें नहीं मानते तो अमेरिका यूक्रेन में तख्तापलट की धमकी दे रहा है। अमेरिका के इस कदम से जेलेंस्की धर्म संकट में आ गए। उनके एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ अमेरिका। यूक्रेन ये समझने में भी असफल हो गया कि अब उसके लिए कौन ज्यादा खतरनाक है, रूस या अमेरिका। फिलहाल यूक्रेन ने भी अमेरिका के सामने कई शर्तों के साथ सत्ता छोड़ने की बात कही। जेलेंस्की ने यूक्रेन में शांति की कीमत पर यूक्रेन की सत्ता छोड़ने की बात कही। इसके अलावा सहायता राशि वापस करने की बात पर यूक्रेन ने कहा कि वो पैसा मदद के रूप में दिया गया था, लोन के रूप में नहीं। इसमें भी दिलचस्प यह है कि यूक्रेन को अमेरिका ने यूएस एड को छोड़ दिया जाए तो लगभग $125 बिलियन की सहायता राशि डिफेंस के लिए दी गई है, लेकिन अब ट्रंप यूक्रेन से $500 बिलियन वापस मांग रहे हैं। इस मुद्दे पर यूरोपीय मीडिया ने भी अमेरिका नीतियों की आलोचना की और ट्रंप के इस कदम को ब्लैकमेलिंग बताया। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, उसने जेलेंस्की के रवैये को देख यूनाइटेड नेशंस में जाकर रूस के पक्ष में वोटिंग कर दी। ये देखकर तो जेलेंस्की के पैरों तले जमीन खिसक गई। नतीजा ये निकला कि यूक्रेन बिना किसी शर्त अमेरिका को खनिज देने के लिए तैयार हो गया। मस्क की जरूरत और ट्रंप की जीत दोनों पूरी हो गई, जिसके बाद यूक्रेन इस मसले पर अब अमेरिका का साथ पाने की उम्मीद कर रहा है। लेकिन ये भू राजनीति किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। एक बार फिर इस मामले में ट्विस्ट देखने को मिला और यूक्रेन से बड़ा ऑफर अमेरिका को रूस ने दे दिया। दरअसल रूस ने यूक्रेन के कब्जाए गए क्षेत्रों में खनिज निकालने के लिए अमेरिका को साझेदारी का ऑफर दे दिया, जिसके बाद इस थ्रिलर फिल्म में एक और सस्पेंस के आसार हैं। अब तक दुनिया में चीन की डे ट्रैप पॉलिसी को काफी खतरनाक माना जाता था, लेकिन अमेरिका की ये नीति, जो नई नीति, उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। कहीं ना कहीं दुनिया में इस नई अमेरिकी नीति को लेकर सुगबुगाहट भी देखने को मिल रही है। कथित तौर पर जो अमेरिका के करीबी देश भी है, वो भी अमेरिका से सतर्क रहने की रणनीति बनाते रहे हैं। ट्रंप के इस बार सत्ता में आने के पीछे एक इंसान का बहुत बड़ा हाथ था और उसी इंसान का ही हाथ इन भू राजनीतिक बदलावों के पीछे भी है। जिस कदर अमेरिकी रणनीति बदल रही है, उसके पीछे उसी इंसान का दिमाग है। जी हम बात कर रहे हैं दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन एलन मस्क की। एलन मस्क ही वो इंसान है जिसने अपने प्रयासों से ट्रंप को दोबारा अमेरिका की सत्ता पर काबिज करा दिया। दुनिया को उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब एलन मस्क के हाथ में अमेरिकी गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट की कमान आ गई। मस्क के व्यापारिक दिमाग की खोज थी कि अमेरिका ने दुनिया भर में अलग अलग देशों को यूएस एड के रूप में दी जा रही राशि पर लगाम लगा दी। बांग्लादेश, यूक्रेन सहित कई देश इस फैसले से बुरी तरह प्रभावित हुए। इसके अलावा भारत में अलग अलग रूप से दी जा रही राशियों पर भी अमेरिका ने रोक लगा दी, जिसको लेकर देश में सियासत ने भी उछाल लिया। ग्रीनलैंड और यूक्रेन में पाए जाने वाली खनिजों पर भी मस्क की नजर है, जिसकी वजह से अमेरिका उन पर कब्जे के लिए बेताब है। दरअसल यूक्रेन और ग्रीनलैंड में पाए जाने वाले दुर्लभ खनिज मस्क के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए काफी उपयोगी हैं, जिसकी वजह से ट्रंप एक व्यापारी की तरह देशों के साथ मोलभाव कर रहे हैं। फिलहाल आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका तमाम मोल भावों और शर्तों के साथ दुनिया में शांति स्थापित करने में सफल होता है या दुनिया में लगातार चल रही जंग यूं ही बरकरार रहेगी। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अमेरिका और यूरोप के रिश्तों का भविष्य क्या होने वाला है, यूक्रेन का क्या होगा और लगातार व्यापारिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा अमेरिका भविष्य में और क्या क्या नए पैतरे आजमाने वाला है। अगर भू राजनीति को गुटों के नजरिए से देखा जाए तो दुनिया दो गुटों में बटी दिखाई देती है। एक गुट जिनका प्रतिनिधित्व अमेरिका करता है और यूरोप के सारे देश भी अमेरिका के गुट में ही पाए जाते हैं। दूसरा गुट जिसमें रूस और चीन मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। अगर अमेरिका के गुट में यूरोपीय देशों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सभी यूरोपीय देश अमेरिका के पिछलग्गू के रूप में ही नजर आते हैं। सभी यूरोपीय देशों पर काफी हद तक अमेरिका का वर्चस्व हावी नजर आता है, लेकिन अमेरिका की रणनीति में लगातार दिख रहे इस बदलाव को देखते हुए यूरोपीय देशों में भी सतर्क रहने की कवायद शुरू हो गई है।
अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज की भू राजनीति में देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका इस वक्त जिस तरह आगे बढ़ रहा है वो चीन के डे ट्रैप की नीति से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। कम से कम चीन लोन कहकर मदद देता था और वापस न कर पाने पर ही देशों के संसाधनों पर कब्जा करता था, लेकिन अमेरिका तो इस वक्त मदद के नाम पर दिए गए पैसे भी वापस मांग रहा है। हमारे स्पेशल रिपोर्ट पर फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।